बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट हो रहा है। तो हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर किया था वो चैप्टर नंबर 7 था, फोर्सेस एंड प्रेशर से रिलेटेड। होप सो आपने उसकी एक्सरसाइज कर ली होगी। अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करें ये है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 हम स्किप कर रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ वाला। वो एक्चुअली हम जो क्लास 9th की बुक होगी फ़िज़िक्स की, वो वहाँ से डिटेल्ड वे में हम उस चैप्टर को इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि क्लास 8 की बुक में उस चैप्टर में इतनी डिटेल नहीं है, इसलिए हम वहाँ से उसको अभी नहीं कर रहे। अभी हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी का। तो हीट के बारे में हम बात करते हैं। तो हीट के बारे में आपका एक डिटेल चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 7 के अंदर, जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट के 3 मेथड्स थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वहाँ पर स्टार्ट के अंदर हीट के बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं। वो ये कि हर ऑब्जेक्ट जो है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किससे बना होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। तो लेकिन उनकी मूवमेंट का बिहेवियर तीनों में अलग अलग होता है। सॉलिड में जस्ट वो वाइब्रेट करते हैं, जबकि लिक्विड्स के अंदर वो ट्रांसलेटरी मोशन भी उनका होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं, जबकि गैसेस के अंदर उनका रैंडम मूवमेंट होता है। और गैसेस के अंदर उनके पास मूवमेंट की एनर्जी भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा हाई एनर्जी से मूव करते हैं। अब जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एक गाड़ी के पास भी हो सकती है, जहाज़ के पास भी हो सकती है, एटम और मॉलिक्यूल्स के पास भी हो सकती है। लेकिन स्पेसिफिकली वो काइनेटिक एनर्जी जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर से मुराद सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी को फिर थर्मल एनर्जी कहते हैं। जहाज़ की काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी नहीं कहेंगे, ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी नहीं कहेंगे, लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ये थर्मल एनर्जी जो होती है ये एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ, एक हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ इन कांटेक्ट होता है, जब दोनों के बीच में थर्मल कांटेक्ट होता है। थर्मल कांटेक्ट का मतलब कि एक ऐसा कांटेक्ट जिसके थ्रू उनके अंदर से हीट ट्रांसफ़र हो सकती हो। तो हॉट ऑब्जेक्ट में से वो थर्मल एनर्जी निकलती है और कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ वो थर्मल एनर्जी जाती है। अब वो थर्मल एनर्जी जो हॉट ऑब्जेक्ट से निकल कर कोल्ड में जाती है, उस थर्मल एनर्जी को हम हीट कहते हैं। वो थर्मल एनर्जी जो पहले से हॉट ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट थी उसको हीट नहीं कहेंगे, और इसी तरीके से जो कोल्ड ऑब्जेक्ट में पहले से मौजूद थी उसको भी हम हीट नहीं कहेंगे। वो थर्मल एनर्जी जो हॉट से निकली है और कोल्ड में गई है, उस थर्मल एनर्जी को हम हीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हॉट के पास जो है वो 120 जूल थर्मल एनर्जी थी और कोल्ड के पास थी 50 जूल थर्मल एनर्जी। तो या और सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि हॉट के पास अगर 120 जूल थी और कोल्ड के पास थी 80 जूल, तो अब क्या होगा कि 20 जूल एनर्जी जो है वो हॉट में से निकलेगी और कोल्ड की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से जब 20 जूल हॉट में से निकलेगी तो हॉट की कितनी हो जाएगी? 100 जूल। और कोल्ड की जिसके पास पहले 80 थी उसमें 20 ऐड हो जाएगी तो उसकी भी कितनी हो जाएगी? 100 जूल। मतलब हीट उस वक्त तक ट्रांसफ़र होती रहती है, थर्मल एनर्जी उस वक्त तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक दोनों की थर्मल एनर्जी एक जैसी ना हो और दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो। अब जो स्टार्ट में हॉट के पास 120 जूल की थर्मल एनर्जी थी वो हीट नहीं थी, जो कोल्ड के पास 80 जूल की थर्मल एनर्जी थी वो हीट नहीं थी। हीट कौन सी है? ये जो 20 जूल हॉट से निकली है और कोल्ड की तरफ गई है, जो बाद में दोनों की 100 जूल होगी है, वो भी हीट नहीं है। हीट कौन सी है? वो जो ट्रांसफ़र हुई है, हॉट से निकली है और कोल्ड में गई है। ये कुछ बेसिक आइडियाज़ थे, बेसिक डिस्कशन थी हीट के बारे में, जो आपकी क्लास 7 के अंदर डिटेल के साथ लिखी गई है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन के 3 मेथड्स थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो उसका भी एक शॉर्ट सा रिव्यू को देता हूँ कि कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होती है, लिक्विड गैस में नहीं होती।
और हर सॉलिड में भी नहीं होती, सिर्फ मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। कंडक्शन के अंदर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करके अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो क्योंकि लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो वो वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, और सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, कम्पैक्ट हुए हुए होते हैं, तो वो हीट इजीली कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर मेटल्स के अंदर होती है कंडक्शन, लिक्विड और लिक्विड गैस में नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हॉट ऑब्जेक्ट से निकलते हैं, और कोल्ड हॉट ऑब्जेक्ट में थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो फिर जाते हैं और कोल्ड ऑब्जेक्ट के एटम के साथ जाकर टकराते हैं, तो और वहाँ के कोल्ड एटम्स को जाकर थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर जो होते हैं, जबकि नॉन मेटल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पर कोई जो है वो वहाँ पर असिस्टेंस नहीं होती हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, इसलिए वो वहाँ पर कोल्ड ऑब्जेक्ट्स जो नॉन मेटल होते हैं वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र का मेथड कंडक्शन के थ्रू नहीं हो सकता। और लिक्विड गैस में कन्वेक्शन होती है। कन्वेक्शन क्या होती है कि जब हम किसी लिक्विड या गैस को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल क्योंकि मूवेबल होते हैं, तो वो पार्टिकल हीट अप होकर उनकी हीट अप होते हैं, उनको एक्सपेंड करते हैं, और वो एयर उनकी या लिक्विड वो लाइटर हो जाता है। लाइटर का मतलब हल्का हो जाता है, और फिर ऊपर मूव करता है, और उसकी जगह जो ठंडा लिक्विड या ठंडी गैस होती है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हुई होती है, वो उसका वज़न ज़्यादा होता है, वो फिर नीचे आती है। वो नीचे आएगी तो फिर वो भी नीचे आके सोर्स ऑफ हीट के पास जब आएगी तो वो भी गर्म होगी, फिर वो भी हल्की होगी, वो गर्म होने के बाद तो फिर ऊपर जाएगी, उसकी जगह पे ठंडी दोबारा से ऊपर से नीचे आएगी। इस तरीके से थोड़ी देर के बाद जब साइकिल्स होते रहते हैं कन्वेक्शन साइकिल्स, तो सारा का सारा जो लिक्विड गैस होता है वो हीट अप हो जाता है। थर्ड जो मेथड था जो जिसका ताल्लुक ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, किसी चीज़ पर डिपेंडेंस नहीं होती, वो इवन वैक्यूम के अंदर भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है उस मेथड में, वो होता है रेडिएशन। जो सनलाइट से हमारे पास हीट आती है उसमें कोई कंडक्शन नहीं होती, उसमें कोई कन्वेक्शन नहीं होती, क्योंकि हमारे और सन के बीच में ना कोई एयर है, ना कोई हमारे उसके बीच में लिक्विड है, ना सॉलिड है, तो इसलिए कंडक्शन कन्वेक्शन का होने का कोई चांस नहीं है। तो वहाँ पर थर्ड मेथड जो है वो यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन, क्योंकि जब हम सनलाइट के सामने खड़े होते हैं तो हमें हीट तो महसूस होती है, जब कंडक्शन भी नहीं हो रही, कन्वेक्शन नहीं हो रही, तो इसका ऑब्वियसली मतलब है कि वो थर्ड मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। तो ये आपका उस चैप्टर का रिव्यू था। बेहतर तो यही है कि आप एक दफ़ा उस चैप्टर को वहाँ से पढ़ लें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इजीली जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से उस चैप्टर को रीड करें, ताकि ये चैप्टर आपको और अच्छा इसका एक जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। और इससे के बाद आपने 9th में भी इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है, बल्कि 2 चैप्टर हैं और वहाँ पे काफ़ी डिटेल है, तो अगर आप वहाँ पे एक्सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बेस अच्छी बनानी चाहिए इसके लिए। बहरहाल अभी हम अपनी बुक से स्टार्ट करते हैं। तो रिव्यू तो मैं आपको दे चुका हूँ पुराना जो था। तो इसमें आपने क्या चीज़ें देखनी है, इसमें सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी, कि हीट एनर्जी के डेली लाइफ में हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं, और उन सोर्सेज से जब कोई ऑब्जेक्ट हीट होता है तो फिर वो हीट से इफ़ेक्ट क्या हमें नज़र आते हैं, और उन इफ़ेक्ट से फिर हमें डेली लाइफ में क्या फ़ायदे हासिल करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एप्लीकेशंस कहते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसके अंदर यही चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो सोर्सेज ऑफ हीट हमारे पास नॉर्मली कौन से हैं? सबसे मेन जो सोर्स है हमारे पास हीट का वो है सन। सन से हमारे पास हीट आती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो भी आपको बताइए डिटेल। तो ये इस हीट का हमें फ़ायदा क्या होता है कि इसी हीट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर एक सूटेबल रेंज में रहता है। अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहती, और नॉर्मल टेम्परेचर, एक सूटेबल टेम्परेचर जो अर्थ के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर प्रोवाइड रहता है। और फिर इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसी के बिहाफ के ऊपर जो है वो सारी की सारी जो है वो चाहे इंसानों की लाइफ हो या बाकी चरिंद परिंद की, बाकी की जो हैवानात हैं, सब की लाइफ जो है वो इसी सनलाइट पर डिपेंडेंट है। वो क्यों? वो सनलाइट होगा तो आपके पास जो है वो जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, वो ग्रो करेंगे, वो सर्वाइव करेंगे, तो एनिमल्स भी जो उन प्लांट्स को खाते हैं वो भी सर्वाइव करेंगे। और फिर बाकी के एनिमल्स या इंसान जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं
फिर उनकी सर्वाइवल का चांस बन सकता है। अगर सनलाइट ही नहीं होगी तो स्टार्ट के अंदर प्लांट्स ही ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स ही ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली बाकी की लाइफ के लिए चांस ही नहीं है सर्वाइव करने का। इसलिए ये बहुत अहम सोर्स है हमारे लिए। तो और इस वजह से इन छोटी, ये हमें तो छोटी नज़र आती है, हमें तो इसको महसूस भी नहीं करते कि बस सुबह उठे सूरज नज़र आया, फिर उसके बाद मगरिब तक निकल गया, गरूब हो गया, तो इतना महसूस नहीं करते। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी नेमत है जिसकी भी आप पर हम सर्वाइव करें, इसलिए इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो है, वी कीप आवर बॉडीज़ वार्म एंड अलाइव बाय द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम फूड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सेल्स। कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें होता है ग्लूकोज, और जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉडी के सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं वो क्या बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और स्पेसिफिकली हीट एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से बाहर आ जाती है, तो जो हीट एनर्जी होती है वो भी वहाँ पर हमारी बॉडी में एक मेन सोर्स है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो वर्क करते हैं। अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसी एनर्जी के बिहाफ पर बोल रहा हूँ। अगर हमारी आंखें, पलकें हम ऊपर झपकाते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसी एनर्जी के बिहाफ पर जो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर रिएक्शन हो रहा होता है। थर्ड क्या सोर्स है, हम लकड़ी जलाते हैं और इसके अलावा कोयला जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं, ये सब सोर्सेज हैं जहाँ से हमें हीट मिलती है। तो कोयला और ऑयल जो है स्पेसिफिकली, ये तो घरों में इतना नहीं जलाया जाता, इसको जलाया जाता है थर्मल पावर स्टेशंस के अंदर। तो थर्मल पावर स्टेशंस जो हैं वो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर जो है वो हम हीट सोर्स के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर कोयला या ऑयल जो है वो उसको बर्न किया जाता है और हीट प्रोड्यूस की जाती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज थे जिनमें एक मेन सोर्स सन है, उसके अलावा वुड है, वुड के अलावा ऑयल, कोल और हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी हो रही होती है केमिकल रिएक्शन, वो भी एक मेन सोर्स है हमारी बॉडी के लिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने का। अब जब हीट प्रोड्यूस हो, इसके अलावा भी एक और सोर्स है हीट प्रोड्यूस करने का, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। कि इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल हीटर जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। घरों के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होती है, कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं, तो वो भी क्या है, हीट का सोर्स है। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनके थ्रू हमें जो है वो हीट एनर्जी हासिल होती है, ब्रेड टोस्टर हो गया और बहुत सारे। तो इस तरह से ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं हीट एनर्जी हासिल करने के लिए। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट क्या होते हैं, ऑल काइंड ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल जिनको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड, जब कोई ऑब्जेक्ट हीट होता है तो वह एक्सपेंड करता है, जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और इसी तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट कूल हो जाता है तो कूल होने के बाद वो क्या होती है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। थर्मल मीन हीट से रिलेटेड ना, तो इस वजह से इसको थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो अब ये ऐसा होता क्यों है, इसकी डिटेल हमने इस टॉपिक के अंदर देखनी है, और आज हमारा मेन टॉपिक यही है, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड। कि किस तरीके से अगर हम किसी सॉलिड को हीट करें तो वो एक्सपेंड करता है और कूल करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वी नो दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, इनको हम एटम और मॉलिक्यूल कहते हैं। अब हम सॉलिड पार्टिकल को हीट करेंगे तो उसके अंदर, सॉलिड के अंदर, क्योंकि आपको बताया कि जस्ट वाइब्रेटरी मोशन होता है, तो वो सॉलिड जो हैं वो रैपिडली, जिसके मॉलिक्यूल होते हैं वो और ज़ोर से वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, किसी भी फिक्स पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन। जिस तरह से आपके पास कोई स्केल हो और उसका एक एज आप फिक्स रख के दूसरे एज को हिलाएं तो वो वाइब्रेट करने लग जाता है, स्टील का हो जाए या प्लास्टिक का हो जाए। तो इस तरह से डेली लाइफ में बहुत सारे वाइब्रेटिंग, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के वाइब्रेटिंग मोशन की, कि एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं सॉलिड में। तो जब हम उनको सॉलिड को हीट करते हैं तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल बहुत ज़ोर से जो है वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करते हैं उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है मोशन की,
और उनका एम्पलीट्यूड भी, एम्पलीट्यूड मतलब कि जितना डिस्टेंस के ऊपर वो, एम्पलीट्यूड से मुराद ये ये एक एटम है, अब इसने कितना लेफ़्ट और कितना राइट, मैक्सिमम कितना लेफ़्ट जा सकता है, मैक्सिमम कितना राइट जा सकता है, वो इसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करते हुए। तो वो जब इनको हम हीट करते हैं तो इनका ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जब बढ़ेगा तो ये साथ वाले को हिट करेगा, ये साथ वाला फिर आगे वाले को हिट करेगा, इसके ऑब्वियसली और भी आगे होंगे। तो इस तरीके से जब एक दूसरे को हिट करते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं तो ओवरऑल साइज़ जो है वो सॉलिड का इंक्रीज़ कर देता है, जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या है कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ करता है। एम्पलीट्यूड फिर सुन लें कि अब ये मॉलिक्यूल है, इसने ड्यूरिंग वाइब्रेशन इसने लेफ़्ट और राइट इस तरीके से मूव करना है, तो कितना इसने आगे राइट की तरफ जाना है और कितना इसने लेफ़्ट की तरफ जाना है। मैक्सिमम राइट पे जो जाएगा या मैक्सिमम लेफ़्ट पे जो जाएगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो मॉलिक्यूल जो हैं उनके अंदर से एनर्जी निकल जाती है, तो और वो फिर इतना ज़ोर से वाइब्रेट नहीं कर सकते, तो और वो अपनी जगह पर स्टिक होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सॉलिड जो है उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है, जिसको हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब ये एक एक्टिविटी है, इसको आप थोड़ा सा देख लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये हमारे टॉपिक का लास्ट पार्ट है कि ये एक मेटल बॉब है और स्फेरिकल शेप का, जो अंदर से फिल हुआ है, फुल मेटल बॉब है। इसको अपने चेन से लटकाया और इस रिंग में से पास किया हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमने इसी चेन के थ्रू ऊपर की तरफ उठाया, वापस किया, इस रिंग में से बाहर निकाला और फिर उसके बाद हमने इसको हीट किया। हीट करने के बाद हमने जब इसको छोड़ा तो उसके बाद ये उसमें से पास नहीं हो पाया, उस रिंग में से पास नहीं हो सका। तो पहले तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये उसमें से, पहले तो वो पूछ यही रहा है कि क्या वो उसमें से रिंग में से अब पास हो जाएगा जब हम उसको हीट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो पास नहीं होगा। दूसरा वो पूछ रहा है ऐसा क्यों होगा, तो सिंपल सी बात है कि अभी हमने पढ़ा है कि जब वो हीट होगा उसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा और अब वो उस रिंग में से पास नहीं हो सकेगा। तो क्योंकि हमने मेटल बॉब रखा ही चूज़ ही ऐसा किया था जो जस्ट बड़ी मुश्किल से उस रिंग में से पास ही हो रहा था। तो अब हम उसको अगर हीट करेंगे उसमें थोड़ी सी भी एक्सपेंशन आएगी तो अब वो रिंग में से पास नहीं हो सकेगा। अब वो कहता है कि अगर हम उस मेटल बॉब को थोड़ी देर के लिए हीट सोर्स हटा दें और उसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हमें नजर आएगा कि वो खुद ब खुद उस रिंग में से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें से हीट सोर्स हटा दिए तो हीट हटाने के बाद उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, कूलिंग। जब वो कूल डाउन होने लग जाएगा, क्योंकि कूलिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखें तभी चीज़ कूल होती है। जब आप उसके अंदर से हीट आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे तो अब रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, हीट का, कूलिंग। तो अब उसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब वो कूलिंग स्टार्ट होगी तो रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि वो पहले भी तो इसमें से रिंग में से पास हुआ था, तो अगेन वो इसमें से रिंग में से पास हो जाएगा। तो ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बिहाफ पर ऐसा होगा। तो ये इसके अंदर हमने चीज़ देखी है। अभी उस एक्टिविटी के बिहाफ पर हमने ये चीज़ देखी कि इसमें मेंशन हुआ है कि इन दिस एक्टिविटी वी सी द सॉलिड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब कोई सॉलिड कितना एक्सपेंड करता है, कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको अभी हमने लेक्चर नंबर 2 में देखना है। अभी जो लेक्चर नंबर 1 में हमने चीज़ें की हैं इनको आप जो है वो जहन में रखिएगा। इनको जो है वो ख़ास तौर पर थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन नोट डाउन कीजिएगा। मैं पीछे से भी आपको होमवर्क का बता दूँ कि आपके पास जो मेन सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ हीट, इनको आप पॉइंट्स की फॉर्म में 4 सोर्सेज मेंशन कर दें शॉर्ट्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट्स हैं आपके, तो इसके अंदर आप जस्ट जो है वो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिखेंगे। और फिर उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है इसको आपने कम्प्लीटली राइट डाउन करना है, कि जिसके अंदर आपने मेंशन करना है इसको कि इसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही होती है सॉलिड में और एक्सपेंशन कैसे होती है, साथ में ये डायग्राम भी आपने बनानी है। तो ये एक्टिविटी जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, इसको आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। और इस यहाँ तक आपके पास ये हो चुका होगा, इस एक्टिविटी तक का होमवर्क। अब जो इसके बाद का काम है कि कोई सॉलिड कितना एक्सपेंड करता है, कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।